औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो हमने जो है वो कल देखा था कि इंटरमीडिएट मेसोडर्म से यूरोजेनिटल रिज बनती थी, है ना? अच्छा, यूरोजेनिटल रिज के कौन से 2 कंपोनेंट्स थे? यूरोजेनिटल रिज के आगे 2 कंपोनेंट्स होते थे ना, जिनसे एक से किडनी बनता था और एक से गोनैड्स। तो यूरोजेनिटल रिज के वो 2 पार्ट्स क्या थे? वो मुझे बता सकती हैं? यूरोजेनिटल रिज के जो 2 पार्ट्स थे? हुँ, अच्छा, ये लिखे हुए हैं, ठीक है। कोई बात नहीं। अच्छा, ये लिखे हुए हैं कि यूरोजेनिटल रिज के एक पार्ट था नेफ्रोजेनिक कॉर्ड और एक था गोनाडल रिज, ठीक है? ये बेसिक है, ये एबीसी है एग्ज़ाम की, कुछ चीज़ें वो एग्ज़ाम की एबीसी हैं, वो आनी ही आनी चाहिए, ठीक है? उन पे माफ़ी नहीं है। तो ये बात ज़हन में बिठा लें कि यूरोजेनिटल रिज इंटरमीडिएट मेसोडर्म से बनती है और यूरोजेनिटल रिज का आगे नेफ्रोजेनिक कॉर्ड होता है, जो उसके ऊपर वाला पोर्शन होता है, जो कि रीनल सिस्टम बनाता है, और जिसका नीचे वाला पोर्शन होता है उसको हम गोनाडल रिज बोलते हैं, जो कि गोनाड्स बनाता है। ठीक है? चलिए, कोई बात नहीं। और इंटरमीडिएट मेसोडर्म से यूरोजेनिटल रिज आती है, ठीक है? ये तो हमने कल देख लिया था। अब हमने ये ब्लू वाला पोर्शन कर लिया था ना कल, कि ये नेफ्रोजेनिक कॉर्ड से हमने प्रो, नेफ्रोस, मेसो और मेटा देख ली थी। अब हम ना गोनाड्स की डेवलपमेंट करते हैं। अच्छा, अब कोई मुझे बताएगा कि वुल्फियन डक्ट वाली बात कल क्या थी? वुल्फियन डक्ट जो थी वो प्रो, मेसो, मेटा में से कहाँ से आ रही थी? क्योंकि अभी आगे हम वुल्फियन डक्ट भी पढ़ेंगे दोबारा। ये याद है कि वुल्फियन डक्ट कहाँ से आ रही थी? अच्छा, जो प्रो नेफ्रोस था उसका हमने कहा था कि ये पी से सबसे पहले आती है, बहुत ज़्यादा प्रो बनती है लेकिन काम कुछ नहीं करती। तो ये बात याद रख लें कि प्रो नेफ्रोस ने कुछ नहीं बनाना आगे, ठीक है? मैं दोबारा ये एक दफ़ा दिखा देती हूँ। प्रो नेफ्रोस का ये मैंने क्रॉस इसलिए लगाया था कि प्रो नेफ्रोस से कुछ नहीं बनना। प्रो नेफ्रोस का कोई डेरिवेटिव नहीं है, ठीक है? 4th वीक में आना है और गायब हो जाना है। और इसका मैंने यही तरीका बताया था कि जो प्रो नेफ्रोस है वो पी से मतलब पहला स्ट्रक्चर, और प्रो मतलब बहुत ज़्यादा, जो इंसान प्रो बनने की कोशिश करता है, ओवर होने की कोशिश करता है, वो काम इतना नहीं करता। ठीक है, ये मैंने याद रखने के लिए कहा, असल में ऐसा नहीं होता। लेकिन ठीक है, तो प्रो ने फ़ोर्स ने आगे जाके कुछ नहीं बनाना। तो जो इसका कोई डेरिवेटिव नहीं है। इसका बस एक बात पता होनी चाहिए, 4th वीक में आती है और बाय द एंड ऑफ 4th वीक गायब हो जाती है, और पहली किडनी है। मीज़ोनेफ्रोज़ जो है, वो वुल्फियन डक बनाती थी, ठीक है? मीज़ोनेफ्रोज़ के हमारे पास इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, तो मीज़ोनेफ्रोज़ से आती थी वुल्फियन डक। और जो वुल्फ होता है वो एग्रेसिव होता है, ठीक है? और मेल और फीमेल के मुकाबले में मेल ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। अच्छा, ये बातें याद रखने के लिए, नॉट मेंट टू ऑफेंड एनीवन, ठीक है? बस ताकि दिमाग में रहें, तो ऐसी रिलेशंस बनाने पड़ेंगे माइंड में, ठीक है? कि वुल्फ्स एग्रेसिव होते हैं और मेल्स भी एग्रेसिव होते हैं, तो वुल्फियन डक मेल जेनिटल सिस्टम की डेवलपमेंट में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। इससे एपिडिडमिस और डक्टस डिफरेंस बनती है। चलें जी। अच्छा, अच्छा। अब जो गोनैड्स की डेवलपमेंट है उसके पहले हम वही बेसिक्स देख लेते हैं कि ये वीक्स हैं, काफ़ी सारे वीक्स हैं, 6th, 7th, 12th और 20th, और एसआर जीनोम। इसमें से जो पूछा जाता है ना, वो ये पूछा जाता है कि एम्ब्रियो की जो सेक्सुअल डिफरेंशिएशन है, ठीक है? वो कौन-से वीक में शुरू होती है? कि किस वीक से पहले-पहले बिल्कुल ही वो अनडिफरेंशिएटेड है। तो वो ये है कि 7th वीक से पहले-पहले एम्ब्रियो बिल्कुल सेक्सुअली अनडिफरेंशिएटेड है। हालाँकि अंदर चेंजेज़ आना शुरू हो गई हैं, मतलब प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हमारे पास यolk sac के अंदर प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं, वो माइग्रेट करते हैं वहाँ से। वो माइग्रेट करके गोनाडल रिज में जाते हैं। वो 3rd वीक में उनकी माइग्रेशन शुरू हो जाती है, लिटरली 3rd वीक में, ठीक है? तो वो चीज़ हो रही है, लेकिन ओवरऑल सेक्सुअली अनडिफरेंशिएटेड है हमारे पास एम्ब्रियो 6ठे हफ्ते तक। 7th वीक में जाके फिनोटाइपिकल डिफरेंशिएशन शुरू होती है, ये पूछा हुआ है, ठीक है? ये बार-बार पूछते हैं कि 7th वीक 7 का जो है वो बस फिगर याद रख लें कि 7th वीक में फिनोटाइपिकल डिफरेंशिएशन शुरू हुई, तो उससे पहले-पहले ज़ाहिर है एम्ब्रियो अनडिफरेंशिएटेड होगा, ठीक है? अच्छा, अब एक और बात पूछी जाती है कि बेबी का जेंडर आपको कब जो है वो डिटरमाइन करेंगे? चलिए, फिनोटाइपिकल डिफरेंशिएशन शुरू तो हो गई, लेकिन अल्ट्रासाउंड पे कब आप मेल और फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स को रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं? तो उसका आंसर है 12th वीक।
एक मिनट, मुझे खांसी हो रही है, सॉरी। अच्छा तो इसका ये आंसर है कि 12th वीक में बेबी का जेंडर डिटरमिन हो सकता है बाय अल्ट्रासाउंड, क्योंकि फिजिकली मेल और फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें अल्ट्रासाउंड पे डिटेक्ट हो रहे हैं। तो इसमें एक 7th वीक की बात याद रखनी है और 12th वीक वाली, और 20th वीक पे डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाती है। नेफ्रोजेनेसिस हमने क्या कहा था कि नेफ्रोजेनेसिस 36 वीक तक चलता है, और इसकी गोनेडल डिफरेंशिएशन 20th वीक पे कंप्लीट होती है। अब कौन सी जीन है जो सेक्सुअल डिफरेंशिएशन में रोल प्ले करी, दैट इज दी SRY जीन। ठीक है, अब मैं सारा कॉन्सेप्ट बताती हूँ, बट ये ना पॉइंट्स बार बार पूछते हैं। SRY जीन सेक्सुअल डिफरेंशिएशन में रोल प्ले करती है कि ये एक प्रोटीन इनकोड करती है, दैट इज TDF, दैट इज अ टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। ठीक है, अगर ऐसा SRY जीन कौन से कहाँ होती है, कौन से क्रोमोसोम पर होती है SRY जीन? SRY जीन कौन से क्रोमोसोम पर होती है? Y क्रोमोसोम पर होती है। ठीक है, और तो ये अगर है, अगर वाई क्रोमोसोम है, ठीक है, तभी SRY जीन है, तभी वो TDF बनाएगी, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, तभी तो टेस्टिस बनेंगी। मतलब कि अगर वाई क्रोमोसोम ही नहीं है तो SRY जीन नहीं है, तो उस केस में फीमेल ही रहेगा एम्ब्रियो। ठीक है अच्छा जी, अभी एक और बेसिक बात है, लेडिग और सर्टोली। ठीक है, लेडिग सेल्स पे जो है वो LH एक्ट करता है, LH हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, जो हमारे पास पिट्यूटरी से गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उनमें एक LH और एक FSH है। ठीक है, तो ल्यूटिनाइजिंग ये मेल्स में है। ठीक है, लेडिग और सर्टोली सेल्स। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेडिग सेल्स पर एक्ट करता है क्योंकि दोनों L से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, LH एक्ट्स ऑन लेडिग, LH एक्ट्स ऑन लेडिग, और फिर ये टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है, जबकि FSH एक्ट्स ऑन सर्टोली, और सर्टोली जो है वो MIF और इनहिबिन जो है वो प्रोड्यूस करता है। अब ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन ना अब यहाँ मसला होता है कि ये सब बच्चों को बात पता होती है। अच्छा, ये आएगा एग्जाम में, ठीक है, इसका 100% कंफर्म है कि ये क्वेश्चन आना है। तो कुछ क्वेश्चंस का जिनका 100% कंफर्म होता है वो आपके फ्री के मार्क्स हैं, तो उनको 100% जहन में बिठा लें। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि बच्चे लेडी को सेटोली को मिक्स कर देते हैं। लेडिक सेल पे याद रखें, लेडिक का L, ठीक है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का L दोनों सेम है, तो इसलिए LH लेडिक पर ही एक्ट करेगा, और लेडिक ने आगे से टेस्टोस्टेरॉन ही प्रोड्यूस करना, मतलब एक ही चीज प्रोड्यूस करे, जबकि FSH, काफी सारे लेटर्स है ना, FSH, वो सर्टोली पर एक्ट करे और वो दो चीजें, ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करे, मलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर और इनहिबिन। चलें जी, अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। होता ये कि वही इंटरमीडिएट मीजोडर्म जो मैंने दिखाई थी कि, किधर गई, ये इंटरमीडिएट मेसोडर्म से यूरोजेनिटल रिज बनती है, जिसमें नेफ्रोजेनिक कॉर्ड और गोनेडल रिज होती है, और फिर गोनेडल रिज क्या करती है आगे जाके कि हमारे पास गोनेडल डेवलपमेंट करती है। अब होता ये है कि एक होता है प्राइमरी सेक्स कॉर्ड, एक होता है सेकेंडरी, ये दोनों जेंडर्स में आएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स कॉर्ड, लेकिन बड़ा फर्क है मेल और फीमेल में। आप ये ध्यान से सुनना है, ठीक है, ये बेसिक बात है, ये आती है। जो गोनेडल रिज है उससे बनेगी प्राइम, मैं फीमेल्स की बात कर रही हूँ अभी, ठीक है, उससे बनेगी प्राइमरी सेक्स कॉर्ड, और प्राइमरी सेक्स कॉर्ड ने बनाने रेटी ओवरी। ठीक है, ये स्ट्रक्चर का नाम है रेटे ओवरी। रेटे ओवरी ने खत्म हो जाना है, डीजेनरेट कर जाना है। मतलब प्राइमरी सेक्स कॉर्ड है वो प्राइमरी, मतलब सबसे पहले वो डेवलप हो रही है गोनेडल रिज से, लेकिन वो जो स्ट्रक्चर बना रही है वो डीजेनरेट हो रहा है, उसका हम क्या करें, कुछ भी नहीं, खत्म हो रहा है वो स्ट्रक्चर। अब मेल डेवलपमेंट से हम इसको कंपेयर करें, मेल डेवलपमेंट में ऐसा नहीं होता। सॉरी, मुझे कोई कप सिरप ले लेना चाहिए था। ये आवाज ज्यादा खराब तो नहीं आ रही? हेलो, आवाज ठीक है मेरी, ऑडियो ठीक है? अच्छा, अब क्या होता है हमारे पास कि जो प्राइमरी सेक्स कॉर्ड है गोनेडल से बन गया, और रेटे ओवरी बना के डीजनरेट हो गया। मेल्स में ऐसा नहीं होगा, वो हम आगे देखेंगे। सेकेंडरी सेक्स कॉर्ड बना, फिर प्राइमरी तो चला गया ना, सेकेंडरी कुछ तो बनना है ना, सेकेंडरी बना। सेकेंडरी ने क्या किया
कि जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स ना yolk sac से आते हैं, ठीक है। yolk sac से जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स आ रहे थे माइग्रेट करके, चल के वहां से हिजरत करके, मतलब आराम आराम से आ रहे होते हैं। तो वो जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं वो सेकेंडरी सेक्स कॉर्ड ने अपने अंदर इनकॉर्पोरेट किए, वहां आके वो ठहरे, और ये भी फिर टूट गया। लेकिन ये डीजेनरेट नहीं हुआ, इट ब्रेक्स अपार्ट। और जब ये टूटा तो इसने प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स बनाए। उन प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स में प्राइमरी oocyte है, ठीक है। फीमेल में फॉलिकल्स होते हैं ना, वो कहाँ से आते हैं? वो इस तरह आते हैं कि सेकेंडरी सेक्स कॉर्ड में प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स आए, और फिर ये कॉर्ड टूटा, और इस कॉर्ड ने छोटे छोटे फॉलिकल्स बनाए, प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, जिन्हें प्राइमरी oocyte। अब पूछते ही हैं कि प्राइमोर्डियल फॉलिकल के अंदर जो oocyte है वो क्या है, प्राइमरी है सेकेंडरी? तो सबको पता है प्राइमरी है, ठीक है, मुफ्त के मार्क्स। अच्छा, अब ओवरीज का भी डिसेंट होता है, यूजुअली वो एब्डोमेन में होती है, फिर वो डिसेंट करके पेल्विस में आती है। इसका ये होता है कि हमारे पास जैसे ग्रोथ होती है ना, तो एब्डोमेन और पेल्विस की प्रोपोर्शन में चेंज आता है, तो उस तरह से रिलेटिवली भी वो डिसेंड करती है, ठीक है। अच्छा, एक मिनट। तो यहाँ तक समझ आ गई है? प्राइमरी सेक्स कॉर्ड और सेकेंडरी सेक्स कॉर्ड और प्राइमरी oocyte की डेवलपमेंट तक बात समझ आई है? ठीक है। अब मुझे कौन बताएगा कि प्राइमरी सेक्स कॉर्ड का क्या फेट होता है फीमेल्स में, जो गोनेडल रिज से प्राइमरी कॉर्ड डेवलप होती है, वो आगे जाके क्या बनाती है फीमेल्स में? हाँ, और फिर उसके साथ डेटे ओवरीज, हाँ, डीजेनरेट, वेरी गुड, ठीक है। सेकेंडरी कॉर्ड ने ही प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स बनाने हैं, प्राइमरी गई, खत्म हो गई। अच्छा, अब आगे हमने वो तो बना ली, ओवरीज के अंदर जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स से सारा वो तो बना लिया। अब वो यूट्रस और बाकी सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं, ठीक है। तो हमने कहा था कि क्या कहा था, हमने कहा था मीजोनेफ्रोस जो होता है ना, वो वुल्फियन डक बनाता है, और वुल्फ्स एग्रेसिव होते हैं, मेल्स भी एग्रेसिव होते हैं, तो वुल्फियन डक ने आगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाना है। तो फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन होगा? वो होती है पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। जो फीमेल्स होती हैं वो ज्यादा इमोशनल होती हैं, उनका पारा जरा जल्दी चढ़ जाता है, ठीक है, तो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है। पारा से पैरा, ठीक है। और फीमेल्स में हम ये कहते हैं ना, पैरा 3, पैरा 4, ये हम टर्म यूज करते हैं ना, तो आप इससे याद रख लेंगे, ग्रेविडा पैरा, तो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है, ये याद रहेगी बात। अच्छा, अब होता क्या है कि फीमेल्स में ना पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट्स होती हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। ये देखें, चलें, जिससे सारा समझ आ जाएगा। ये है पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, ये यूरोजेनिटल ब्रिज है ना, ठीक है, उसके साथ साथ एक डक्ट है। अब ये बायलेटरल है, ये डक्ट ना फीमेल दोनों साइड्स पर है, लेकिन इसका एक ऊपर, अच्छा ये तो सबको पता है, इसका ये बताना चाहिए, इसका एक क्रेनियल पोर्शन है ये वाला, और एक इसका कॉर्डल पोर्शन है नीचे वाला। क्या इन डक्ट्स के क्रेनियल पोर्शन आपस में फ्यूज हुए हैं आपको नजर आ रहे हैं? नहीं ना, इनके क्रेनियल पोर्शन अलग अलग है, ये बायलेटरल है डक्ट्स, लेकिन नीचे आके क्या इनका कॉर्डल पोर्शन फ्यूज नहीं कर रहा? फ्यूज कर रहे हैं ना। तो अच्छा, अब ना वो सवाल में ये नहीं पूछते कि अच्छा पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट होती है फीमेल, वो कहते हैं कि क्रेनियल और कॉर्डल का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वो इस पे क्वेश्चन पूछते हैं कि जो कॉर्डल एंड होता है ना पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट का, वो फ्यूज करता है। जब वो फ्यूज करता है तो वो जो स्ट्रक्चर बनाता है उसे हम कहते हैं यूट्रोवजाइनल प्रिमोडियम। अब नाम से ही पता चल रहा है कि जो कॉर्डल एंड है जो फ्यूज कर रहा है यहाँ से, जो प्राइमोडियम बनेगा यूट्रोवजाइनल, तो वो यूट्रस और वजाइना बनाएगा, ठीक है। अच्छा, ये बातें भी सबको पता होती हैं, वो इस पे भी सवाल नहीं करते फिर एग्जाम में पूछते हैं। अच्छा देखिए, नाम से पता चला पूरा यूट्रस बनेगा यहाँ से और वजाइना बनेगा, ठीक है। अब सवाल क्या है जहां पे बच्चे फंसते हैं? सवाल ही नहीं आता, सवाल आता है कि मैं आपको सवाल बताती हूँ। सवाल आता है कि जो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट होती है फीमेल्स में, उससे वजाइना का कितना पोर्शन बनता है, अपर 1/3, अपर 2/3, या फिर पूरा के पूरा वजाइना बनता है? तो इसका क्या आंसर होगा आपके ख्याल में? यूट्रस तो पूरा के पूरा बनता है ना, ऑब्वियसली यूट्रो वजाइनल है, तो यूट्रस तो पूरा बनेगा पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट से। वजाइना का कितना पोर्शन बनता है? हाँ, अपर 1/3, ठीक है, वेरी गुड। तो ये बात नहीं भूलनी कि पूरा यूट्रस बन रहा है, लेकिन पूरा वजाना यहाँ से नहीं आ रहा, बाकी का वजाना यूरोजेनिटल साइनस से आ रहा है, वो हम देखेंगे बाद में, ठीक है। ये प्लीज अपने पास नोट कर लें, ये एमसीक्यूज में बच्चे भूल जाते हैं, अपर 1/3 पोर्शन बन रहा है सिर्फ।
चले जी। क्रेनियल पोर्शन क्या बनाएगा? जो फ्यूज नहीं हुआ हुआ यूट्रिन ट्यूब्स बनाएगा, ठीक है, फिलोपियन ट्यूब्स बनाएगा। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि अगर ये जो ये जो कॉर्डल एंड है, ठीक है, अगर इस कॉर्डल एंड की जो फ्यूजन है वो सही नहीं हुई, या एक साइड की, ये भी तो हो सकता है ना, एक डक्ट जो है वो फ्यूज ना हो दूसरे के साथ, तो क्या यूट्रस की जो कंजेंटल एबनॉर्मेलिटीज हैं उनकी ये वजह हो सकती है ना। तो यूट्रस में जो कंजेंटल एबनॉर्मेलिटीज होती हैं वो इस यूट्रोवैजाइनल प्राइमोर्डियम में कोई डिफेक्ट होता है, हाँ, उस वजह से आती हैं। ठीक हो गया। तो ये पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट समझ आ गई है यहाँ तक बात? आ गई है समझ? हम्म। अच्छा, चलें जी। तो जो क्रेनियल पोर्शन है, जो ऊपर वाला था, जो फ्यूज नहीं हुआ था, उसने यूट्रिन ट्यूब्स बनानी है, ठीक है। जो कॉर्डल पोर्शन है, तो माउस खराब हुआ है, जो कॉर्डल पोर्शन है उसने, जो फ्यूज होता है उसने यूट्रोवेजाइनल प्राइमोर्डियम बनाना है, उसने पूरा के पूरा यूट्रस और आगे 1/3 ऑफ वजाइना बनाना है। अच्छा, इसका एक वेस्टिजियल रेमनेंट भी होता है, दैट इज हाइड्रेटेड ऑफ मोरगैग्नी। अच्छा, रेमनेंट्स इतने नहीं पूछते, कभी कभी पूछ भी लेते हैं, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हाइड्रेटेड ऑफ मोरगैग्नी इसका वेस्टिजियल रेमनेंट है। अच्छा, अब हम इसके डिफेक्ट्स करते हैं। लेट्स से कि ये यूट्रोवेजाइनल प्राइमोर्डियम नहीं बना, ठीक है, नहीं बना, तो हमारे पास यूनिकॉर्नुएट यूट्रस होगा। मतलब जो यूट्रस के जो दो कॉर्नुआ आ रहे हैं ना, वो यहीं से आते हैं ना, मतलब, एक सेकेंड, एक कॉर्नुआ जो इधर से आता है, एक कॉर्नुआ इधर से आता है, ऐसे दो कॉर्नुआ इधर होते हैं ना जहाँ पे फ्लोपियन ट्यूब्स एंटर हो रही होती हैं। लेट्स से फ्यूजन नहीं हुई, ठीक है, ये अलग रहा, वो अलग रहा, तो कोई कॉर्नुआ भी नहीं है, यूनिकॉर्नुएट यूट्रस रहेगा, ठीक है, सही है ना। यूट्रस हमारे पास यूनिकॉर्नुएट हो जाएगा। और लेट्स से कि कॉर्डल पोर्शन फ्यूज नहीं करा, मतलब कि अगर हमारे पास दो दो ट्यूब्स हैं, ठीक है, ये दो ट्यूब्स हैं, एक ट्यूब नहीं बनी, ठीक है, दूसरी ट्यूब है, बायलेटरली नहीं, यूनिलेटरल है, तो फिर वो जो यूट्रस बनेगा उसका एक ही कॉर्न होगा, क्योंकि फ्यूजन तो हो नहीं रही, ठीक है। तो यूनिकॉर्नुएट यूट्रस की वजह समझ आ गई। अच्छा, ये पूछते हैं, ये तीनों बातें पता नहीं चाहिए। फिर लेट्स से कि जो कॉर्डल पोर्शन है वो फ्यूज नहीं हो रहा, तो फ्यूज नहीं होगा, एक है कि एक ट्यूब बनी नहीं, तो जो यूट्रस होगा वो यूनिकॉर्नुएट होगा। एक है कि दोनों ट्यूब्स बनी है लेकिन उनके कॉर्डल पोर्शन ने फ्यूज नहीं किया, तो फिर दो अलग अलग यूट्रस बन जाएंगे, दैट इज डबल यूट्रस, इसको हम डाइडेल्फी कहते हैं। और एक होगा कि फ्यूज हुआ है लेकिन पार्शियली फ्यूजन सही से नहीं हुई, तो वो होगा बायकॉर्नुएट यूट्रस, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन आनी चाहिए कि पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट एक बनी है, दूसरी बनी ही नहीं, तो यूनिकॉर्नुएट यूट्रस। फिर है कि बने हैं दोनों के कॉर्डल पोर्शन लेकिन फ्यूज ही नहीं हुआ है, तो डाइडेल्फी यूट्रस, डबल यूट्रस। और एक है कि ये अब कैसे होगा, ये जो एनोटेट किया मैंने, हाँ, और एक ये होगा कि कॉर्डल पोर्शन जो है वो बन गया है लेकिन वो फ्यूज हो गया है, लेकिन वो फ्यूज सही से नहीं हुआ, तो दैट वुड बी बाइकॉर्नुएट यूट्रस। अच्छा, एक होता है सेप्टेट यूट्रस, ठीक है, वो भी हम एफए में देखते हैं कि वो क्या होता है। अच्छा जी, यहाँ तक बात समझ आ गई कि फीमेल, अच्छा, अब मीजोनेफ्रिक डक फीमेल्स में डेवलप नहीं होगी, क्योंकि वो मेल्स में ज्यादा जो है, मतलब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेगी, क्योंकि वुल्फियन डक मेल्स में होती है, लेकिन फीमेल्स में रेमनेंट होंगे। तो मीजोनेफ्रिक डक्ट के वेस्टिजियल रेमनेंट होंगे अपेंडिक्स वेसिकुलोसा और गार्टनर्स डक्ट। इसमें ना गार्टनर्स डक्ट पूछा हुआ है पहले। गार्टनर्स डक्ट आप याद रख लें कि मीजोनेफ्रिक डक्ट का जो वेस्टिजियल रेमनेंट होता है ना फीमेल्स में, वो है गार्टनर्स डक्ट। और एक होता है मीजोनेफ्रिक टिब्यूल, ठीक है, डक्ट से आगे टिब्यूल्स बनती हैं, टिब्यूल का वेस्टिजियल रेमनेंट होता है एपोफोरॉन और पैरोफोरॉन, ये भी पूछा हुआ है, ठीक है। तो मैं दोबारा बता देती हूँ कि मीजोनेफ्रिक डक्ट ने हमारे पास वुल्फियन डक्ट थी जिसने मेल्स में स्ट्रक्चर बनाने थे, फीमेल्स में वो रिग्रेस कर जाएगी, तो फीमेल्स में फिर भी वेस्टिजियल रेमनेंट कुछ तो देगी ना, रेमनेंट तो देगी। तो जो डक्ट है मीजोनेफ्रिक डक्ट, वो जो रेमनेंट होगी दैट वुड बी गार्टनर्स डक्ट। अपेंडिक्स वेसिकुलोसा भी होता है लेकिन कभी पूछा नहीं है, गार्टनर्स डक्ट पूछा हुआ है। और जो मेसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल होगी वो देगी एपोफोरॉन और पैराओफोरॉन। ठीक हो गया, ये नोट कर लें। चले, उसके बाद अब मुझे बताएं कि जो फीमेल की रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट है, इसके सारे पॉइंट्स समझ आ गए हैं? अच्छा, जो हमारे पास होती है ना डक्ट, डक्ट जब आगे मजीद डिवाइड करती है तो वो छोटे छोटे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम कहते हैं ट्यूब्यूल्स, ठीक है। डक्ट से अलग रेमनेंट बन रहा है, डक्ट जो रिग्रेस करेगी उससे अलग रेमनेंट बन रहा है, और जो ट्यूब्यूल होगी ये डक्ट है ना, ये डक्ट है,
और ये आगे उसने छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स बनाए हैं। तो फीमेल्स में तो ये मीजोनेफ्रिक डक्ट ने डेवलप ही नहीं होना, ना इसके ट्यूब्यूल्स ने डेवलप होने, तो ये भी रिग्रेस कर जाएगी, ये डक्ट भी रिग्रेस कर जाएगी। जब डक्ट रिग्रेस करेगी तो गार्टनर्स डक्ट बनेगी, ठीक है। और जब ट्यूब्यूल रिग्रेस करेगी तो पैराओफोरॉन और एपोफोरॉन बनेगा, ठीक है। चले, समझ आइए। और ये ड्राइंग्स कैसे हटेंगी? अच्छा अच्छा, आगे देखते हैं। ये मैं ना यहाँ से दिखा दूँ, ये पेजेस इसके इम्पोर्टेंट, हाई हील से ना एक दफ़ा ये करना है, इट्स नॉट लाइक करना पड़ेगा, ठीक है। ये डायग्राम्स वगैरह देखनी पड़ेंगी क्योंकि इम्पोर्टेंट है, इसमें से पता है कि क्वेश्चन सवाल आने ही आने हैं, तो फिर उसको क्यों छोड़ें हम, ठीक है। जब एक चीज़ पता है, ये देखें, ये यूट्रिन ट्यूब्स हैं, ये यूट्रस है, ये सुपीरियर वन थर्ड ऑफ वजाइना, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट से बना। फिफ्थ वीक में पेयर्ड पैरामीजोनेफ्रिक, अच्छा वीक्स नहीं याद करने ये वाले, ये नहीं आते, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बहुत सैचुरेशन हो जाएगी। जो फिफ्थ वीक होता है उसमें पेयर्ड मीजोनेफ्रिक डक्ट जो है वो बनना शुरू हो जाती है। और फिर सिक्स वीक में ये कॉर्डली ग्रो करके, एक तो ये क्लोएका में जाके साइनोवजाइनल बल्ब बनाती है। हमने कहा था ना जो लोअर टू थर्ड वजाइना वो कहाँ से आ रहा है, वो साइनोवजाइनल बल्ब से आ रहा है, ठीक है। और जो कॉर्डल पोर्शन होता है वो फ्यूज करके यूट्रोवजाइनल प्राइमोडियम बनाती है, और अपर पूरा यूट्रस सर्विक्स और अपर वन थर्ड ऑफ यूट्रस बनाती है। चलें जी, मीजोनेफ्रिक डक्ट और मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल डीजेनरेट कर जाते हैं, ये अभी हमने बताया, ठीक है। और हमने इसके रेमनेंट्स भी देख लिए। अच्छा, अब आगे जो है वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात की हुई है। अच्छा, इसमें ये होता है कि जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होते हैं ना, वो भी मेल और फीमेल का ना इसमें डिफरेंस आता है। ये मैं बताती हूँ कैसे डेवलप होता है। बस एक फैलस है, एक यूरोजेनिटल फोल्ड्स हैं, लेबियोस्क्रोटल स्वेलिंग्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास तीन प्राइमोडियल हैं, प्राइमोडियल स्ट्रक्चर्स हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया के। ये एक दफा देख लें। यूनिकॉर्नुएट यूट्रस कब होता है? कि जब सिर्फ एक डेवलप होगी, दूसरी पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट डेवलप ही नहीं होगी या इनकम्प्लीटली डेवलप होगी, ठीक है। उसके अलावा आगे हमने डबल यूट्रस क्या कहा था, जब दोनों डेवलप होंगी लेकिन वो फ्यूज नहीं करेंगी। सेप्टेट हमने नहीं पढ़ा था। सेप्टेट में क्या होता है कि फ्यूज तो करती हैं लेकिन जो है फ्यूज करती हैं लेकिन इनके दरमियान की जो वॉल है ना वो रहती है, मतलब यूट्रस में दरमियान में वॉल तो नहीं होती ना, क्योंकि फ्यूज करने के बाद इनकी दरमियान की जो बाउंड्री खत्म हो जाती है, इसमें दरमियान की बाउंड्री खत्म नहीं होती। ये कभी नहीं पूछा सेप्टेट यूट्रस तक, मैं वैसे बता रही हूँ, बताना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा जी, चलें जी। एक्सटर्नल जेनिटेलिया हम एंड में करेंगे कंपेयर करके, वो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। चलें, अब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करते हैं। अच्छा, वही स्टोरी थी, इंटरमीडिएट मीजोडर्म से गोनाडल रिज बनी थी। अच्छा मुझे बताएं, यूरोजेनिटल जो हमारे पास रिज थी उसके दो कंपोनेंट्स क्या थे? अब तो बता दें, यूरोजेनिटल जो रिज बनी थी हमारे पास, उसके दो कंपोनेंट्स क्या थे? एक से किडनी बनती थी, हेलो, एक से किडनी बनती थी और एक से जो है वो हमारे पास गोनेड्स बनते थे। आवाज आ रही है मेरी? नेफ्रोजेनिक कॉर्ड और गोनेडल रिज, ठीक है। और ऑडियो क्लियर है ना? क्योंकि यहाँ पे ऑडियो का साइन नहीं आ रहा, इसलिए मैं कह रही हूँ। ऑडियो क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि वही वही स्टोरी है कि गोनेडल रिज बनेगी, प्राइमरी सेक्स कॉर्ड बनेंगे सेकेंडरी, लेकिन फीमेल में क्या होता था, प्राइमरी कॉर्ड से रेटी ओवरी बन के डीजेनरेट कर जाता था। मेल में ऐसा नहीं होता। मेल में प्राइमरी सेक्स कॉर्ड से सेमिनिफेरस कॉर्ड्स बनते हैं, रेटी टेस्टिस और ट्यूबुलाई, मतलब जो हमारे पास मेल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं ना मेनली, जिसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, तो प्राइमरी सेक्स कॉर्ड से ही वो बन जाते हैं। मतलब हमें यहाँ क्योंकि प्राइमरी डीजेनरेट ही नहीं किया, इसलिए हमें यहाँ सेकेंडरी की जरूरत ही नहीं है, मतलब ये फीमेल से ऑपोजिट है, ठीक है। फीमेल में प्राइमरी कॉर्ड ने रेटी ओवरी बना के वो डीजेनरेट कर गया, फिर सेकेंडरी कॉर्ड बनाने की जरूरत पड़ी, फिर सेकेंडरी कॉर्ड से प्राइमोडियल फॉलिकल बने। लेकिन मेल में प्राइमरी डीजेनरेट ही नहीं किया, उसने प्राइमरी नहीं सेमिनिफेरस कॉर्ड और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बना दिए, ठीक है। तो प्राइमरी से हमारे पास सेमिनिफेरस कॉर्ड बनता है, ठीक है। और फिर ये जो सेमिनिफेरस कॉर्ड होता है
इसके अंदर प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स आते हैं, ठीक है। फीमेल्स में सेकेंडरी कॉर्ड के अंदर प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स आते हैं, इसमें प्राइमरी के अंदर ही आ रहे हैं। अच्छा, दो तरह के सेल्स होते हैं, एक प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स योग सैक से माइग्रेट करके आ रहे हैं, एक इन सेमिनिफेरस कॉर्ड के अंदर अपने सेल्स डेवलप होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल का मैंने क्या कहा था कि सर्टोली सेल पे एफएसएच एक्ट करता है, ठीक है। ये बार बार पूछते हैं, ठीक है, कि सर्टोली सेल के ऊपर एफएसएच एक्ट करता है। सर्टोली सेल क्या सीक्रेट करते थे? मलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर एमआईएफ और इनहिबिन, ये दो चीजें सीक्रेट करते थे। सर्टोली सेल को हम सस्टेंटिकुलर सेल्स भी कहते हैं। तो अगर कोई पूछे कि सर्टोली सेल्स कहाँ डेवलप होते हैं तो वो सेमिनिफेरस कॉर्ड्स के अंदर ही हैं, ठीक है। लेकिन लेडिक सेल्स कहाँ गए फिर? ये देखिए, ये हमारे पास सेमिनिफेरस कॉर्ड्स बने हुए हैं, अगर ये कॉर्ड्स बने हुए हैं, ठीक है, तो और ये कॉर्ड्स के दरमियान की मीजोडर्म है जो कॉर्ड्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन दरमियान में कुछ तो होगा ना, हवा में तो नहीं होंगे ना कॉर्ड्स, दरमियान में मीजोडर्म है। ये जो मीजोडर्म है, इसने इंटरस्टिशियल सेल्स बनाने हैं जिनको हम लेडिक सेल्स कहते हैं। लेडिक सेल्स को इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। लेडिक सेल्स एल था, दे वर एक्टेड अपॉन बाय, लेडिक सेल्स पे कौन सा हार्मोन एक्ट कर रहा था? जल्दी जल्दी बताएं, लेडिक सेल्स पे कौन सा हार्मोन एक्ट कर रहा था? हाँ, एलएच एक्ट कर रहा था। और लेडिक सेल्स क्या सिक्रीट कर रहे थे, क्या प्रोड्यूस कर रहे थे, कौन सा हार्मोन मेजर? टेस्टोस्टेरॉन। ठीक हो गया, बात समझ आ गई। सर्टोली सेल्स सेमिनिफेरस कॉर्ड्स के अंदर डेवलप होते हैं और लेडिक सेल्स सेमिनिफेरस कॉर्ड्स के बाहर जो इर्द गिर्द मीजोडर्म है वहां से डेवलप होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सर्टोली और लेडिक में फर्क क्या है? अच्छा, अब होता ये है कि हमने हमने क्या कहा था कि अगर, हमने नहीं कहा था, ये कहा जाता है, हमें पढ़ा हुआ है पहले भी, कि जो टेम्परेचर होता है ना, अगर टेस्टिकुलर टेम्परेचर जो है वो रेज हो जाए तो स्पर्मेटोजेनेसिस इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब कि मसला ये है कि जो पूरा प्रोसेस है दैट इज अकरिंग इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है उसके अंदर है सर्टोली सेल्स, ठीक है। तो मतलब टेम्परेचर से सर्टोली सेल्स इफेक्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर में भी टी आता है, सर्टोली में भी टी आ रहा है, इसे बहुत ही फजूल तरीके याद कराने का, लेकिन खैर, ठीक है। अच्छा, अब ये बाकी चीजें हम फर्स्ट एड से देखेंगे। टेम्परेचर से कौन सा इफेक्ट होता है? स्पर्मियोजेनेसिस में कौन, ये कैसे खत्म होगा, स्पर्मियोजेनेसिस में कौन रोल प्ले कर रहा है, ये हमने देख लिया, ठीक है। क्लाइन फेल्टर और एजोस्पर्मिया, ये भी हम पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, डिसेंट ऑफ टेस्टिस। अच्छा, अब होता क्या है कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है गबरनैकुलम। अब जो पेरिटोनियम है वो गबरनैकुलम के अलोंग इन्वेजिनेट करती है, और टेस्टिस है ना, हमने पूरे इंग्वानल कैनाल वाला देखा हुआ है कि हमारे पास टेस्टिस जो है वो माइग्रेट करके आती है नीचे, ठीक है, एब्डोमेन से। और अगर वो माइग्रेट ना करें, एक मिनट, तो हम उसे कहते हैं कि ये क्रिप्टोर्चिडिज्म हो गया, अनडिसेंडेड टेस्टिस है। पेन किधर है? अच्छा, ये हमारे पास टेस्टिस हैं, ये गबरनैकुलम है, गबरनैकुलम के अलोंग पेरिटोनियम ने इन्वेजिनेट किया, नीचे आया, ठीक है, स्टॉक बनाया, प्रोसेसिस वजाइनालिस बनाया। प्रोसेसिस वजाइनालिस जो है ये हमारे पास ओब्लिटरेट हो गया, और ट्यूनिका वजाइनालिस, टेस्टिस की एक के इर्द गिर्द एक कोटिंग रह गई, ठीक है। तो अब क्या होता है, सॉरी ये कंप्यूटर में इशू आ रहा है। अच्छा, तो अब मेल्स में प्राइमरी सेक्स कॉर्ड, सेकेंडरी सेक्स कॉर्ड, गबरनैकुलम को भी छोड़ दें, प्राइमरी सेकेंडरी सेक्स कॉर्ड वाली बात समझ आई है? लेडी को सर्टोली का डिफरेंस समझ आया? टेस्टिकुलर डिसेंट के अलावा बाकी सारी चीजें समझ आ गई है ना? ठीक है, टेस्टिकुलर डिसेंट डायग्राम देखे बगैर नहीं हो सकता। अच्छा, वो भी दिखाते हैं एंड में। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि मेल्स में पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट थी, मीजोनेफ्रिक डक्ट थी जो डेवलप करा रही थी बाकी सारी चीजें। मेल्स में पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट थी या मीजोनेफ्रिक डक्ट थी? हाँ, मैं बताती हूँ। मेल्स में क्या था? मीजो थी ना, वुल्फियन डक्ट, एग्रेसिव वुल्व्स। तो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट का क्या होगा? वो रिग्रेस करेगी, जैसे फीमेल्स में मीजोनेफ्रिक डक्ट रिग्रेस करके क्या बना रही थी, गिबरेनाकुलम बना रही थी, डक से गिबरेनाकुलम बन रहा था। अच्छा, तो मेल्स में क्या होगा कि ये जो,
पैरामीजोन नेफ्रिक डक्ट ये रिग्रेस करेगी। मलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर कहाँ से निकला था? सर्टोली सेल से, ठीक है। इसने पैरामीजोन नेफ्रिक डक्ट को रिग्रेस कराया तो यूट्रोवैजाइनल प्राइमोर्डियम तो नहीं बना, लेकिन रेमनेंट तो बनेगा ना। वो रेमनेंट है अपेंडिक्स टेस्टिस, ये पूछा हुआ है, अपेंडिक्स टेस्टिस, ठीक है। पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट का जो रेमनेंट होता है मेल्स में, दैट इज अपेंडिक्स टेस्टिस, ठीक है। फिर आ जाते हैं मीजोनेफ्रिक डक्ट। मेल्स में मेन मीजोनेफ्रिक डक्ट, उसने क्या क्या बनाना है? उसने एपिडिडमिस, डक्टस डेफरेंस, सेमिनल वेसिकल एजैकुलेटर, ये 4 चीजें बनानी है और ये चारों चीजें पूछते हैं। आपको क्या दे देते हैं? विच ऑफ दीज इज नॉट फॉर्म बाय मीजोनेफ्रिक डक्ट, और उसमें दे देंगे प्रोस्टेट, ठीक है। ऑप्शन में प्रोस्टेट लिखा होगा। और ये सारी चारों चीजें जब आपको आएंगी तो आप गलत ऑप्शन को पिक करेंगे ना। एपिडिडमिस, डक्टस डेफरेंस, सेमिनल वेसिकल एजैकुलेटर, ये चारों चीजें मीजोनेफ्रिक डक्ट से बन रही हैं, ठीक है। अब आ जाता है कि मीजोनेफ्रिक डक्ट का कोई फंक्शनल रेमनेंट क्या है। ये रेफरल में पॉइंट है और ये बार बार एमसीक्यूज में आया हुआ है कि मीजोनेफ्रिक डक्ट से चारों चीजें तो बन रही है, लेकिन फंक्शनल रेमनेंट क्या है? तो उसका आंसर ना सेमिनल वेसिकल है। मुझे नहीं पता इसकी वजह क्या है, ठीक है। सेमिनल वेसिकल, इसको ना हमने देखना है, ये देखना पड़ेगा कि हैं तो ये चारों चीजें जो मीजोनेफ्रिक डक्ट से बन रही हैं, लेकिन इन चारों में से फंक्शनल रेमनेंट कौन सा है? तो उसमें की में ना, हर की में सेमिनल वेसिकल को पिक किया हुआ है। मुझे नहीं पता क्यों, ये अभी देखते हैं, ये मुझे देखना पड़ेगा, मैं देख के बताऊंगी। फिर आ जाता है कि मीजोनेफ्रिक डक्ट का मेल्स में वेस्टिजियल रेमनेंट होता है अपेंडिक्स एपिडिडमिस, और ट्यूब्यूल का होता है ये नहीं पूछा हुआ, पैराडिस्मस, ठीक है। ये स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, ये नहीं पूछा हुआ। पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट का रेमनेंट पूछते हैं मेल्स में, वो है अपेंडिक्स टेस्टिस, तो वो आपने याद रखना है। हाँ ठीक है, एंड इट्स फंक्शनल, ठीक है। वे हाँ, बिल्कुल सही बात किया। चलिए शाबाश। हाइलाइटर अब कैसे खत्म होगा? मुश्किल है जूम इस्तेमाल करना, बहुत मुश्किल नहीं है, मुझे नहीं आता। अच्छा, खत्म हो गई स्लाइड्स, ठीक है। चलें जी, अब ना हम इसके जल्दी से डेवलपमेंट कर लेते हैं। अभी रहता है बहुत, ठीक है। हमने मेन मेन तो देख लिया ना, मेन एमसीक्यूज हमारे कवर हो गए। अच्छा जी, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट की समझ आ गई, क्रेनियो कॉर्डल। अच्छा, मेल्स में हमें समझ आ गई एमआईएफ, जब मलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर होगा जो सर्टोली से आ रहा है, उसने क्या करना है? उसने पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट को रिग्रेस करा देना है, इसलिए मेल्स में मीजोनेफ्रिक डक्ट मेन होती है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हाइपोस्पेडियस आते हैं, ठीक है। हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ना, दैट इज, बस आपने ना 3 स्ट्रक्चर्स को जहन में रखना है। एक मिनट में ना फीमेल्स वाला पेज निकाल लूं। होता ये है कि क्लोएका में ना क्लोएकल मेम्ब्रेन होती है, अभी हमने क्लोएका की डेवलपमेंट नहीं पढ़ी, ठीक है। क्लोएकल मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द ना मीजोडर्म होती है। वो मीजोडर्म प्रोलिफरेट करती है, जब वो मीजोडर्म प्रोलिफरेट करती है ना, तो जो एक्टोडर्म होती है ना, वो एक्टोडर्म को स्टिमुलेट करती है, और 3 स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं, फैलस, यूरोजेनिटल फोल्ड्स और लेबियोस्क्रोटल स्वेलिंग, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, चाहे मेल्स और फीमेल हो, 3 स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए, फैलस, यूरोजेनिटल फोल्ड्स और लेबियोस्क्रोटल स्वेलिंग। और ये कैसे बने? जब मीजोडर्म ने अपने ऊपर की एक्टोडर्म को स्टिमुलेट किया कि वो जो है वो थोड़ा राइज करे और वही 3 स्ट्रक्चर्स बनाए, ठीक है। मीजोडर्मल प्रोलिफरेशन ने एक्टोडर्म को स्टिमुलेट किया। जो फैलस है, ये 3 स्ट्रक्चर्स बने नजर आ रहे हैं, फैलस, यूरोजेनिटल फोल्ड्स और लेबियोस्क्रोटल स्वेलिंग्स, ठीक है। ये 3 स्ट्रक्चर्स बन गए। अब हुआ ये कि जो फैलस है, उसने क्लिटोरिस बनाया, यूरोजेनिटल फोल्ड्स ने लेबिया माइनोर, ये पूछा हुआ है, लेबिया माइनोरा और मेजोरा जो है वो कंफ्यूज जाता है, इसलिए एमसीक्यू बार बार आता है। फैलस ने क्लिटोरिस बनाया, यूरोजेनिटल फोर्स ने लेबिया माइनोरा बनाया, और लेबियोस्क्रोटल स्वेलिंग्स ने लेबिया मेजोरा और मॉन्स प्यूबिस बनाया, ठीक है। लेबियोस्क्रोटल स्वेलिंग ने मेजोरा और यूरोजेनिटल फोर्स ने माइनोरा। अब मेल को अगर हम देखें, तो मेल्स में भी यही हुआ कि फैलस, यूरोजेनिटल फोर्स और लेबियोस्क्रोटल स्वेलिंग्स बनी, लेकिन मेल्स में फैलस ने पीनिस बनाया। फीमेल्स में फैलस क्या बना रहा था? फीमेल्स में फैलस क्या बना रहा था? अभी मैंने बताया, क्लिटोरिस बना रहा था, और मेल्स में वो पीनिस बना रहा है, ठीक है। ये बहुत, ये ना एक टेबल ही बना हुआ है रफी वाला में, वो मैं दिखाती हूँ, ये बहुत ज्यादा यहाँ से बहुत पूछा जाता है।
और जो यूरोजेनिटल फोल्स थे, उन्होंने फीमेल में क्या बनाया था, लेबिया माइनोरा। तो मेल्स में उन्होंने वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ पेनिस बनाया। ठीक है। हम्म। और जो लेबियस स्क्रोटस स्वेलिंग है, उन्होंने बनाया था लेबिया मेजोरा। तो मेल्स में उन्होंने बनाया स्क्रोटम। अब वो ये नहीं पूछते, वो पूछते हैं कि मेल काउंटर पार्ट ऑफ लेबिया मेजोरा इज, मेल काउंटर पार्ट ऑफ लेबिया मेजोरा, क्योंकि दोनों बंद तो लेबियस स्क्रोटल स्वेलिंग से रहे हैं ना। तो फीमेल्स में लेबियस स्क्रोटल स्वेलिंग लेबिया मेजोरा बना रही है, और मेल्स में स्क्रोटम। लेकिन पूछते हैं कि मेल काउंटर पार्ट ऑफ लेबिया मेजोरा इज। हाँ, तो आप इसका आंसर तब तक नहीं दे सकते जब तक आपको ये तीनों बातें नहीं पता कि ये तीनों स्ट्रक्चर मेल्स में क्या बनाते हैं, फीमेल्स में क्या बनाते हैं। ठीक है। ऐसे ऑप्शंस हम एमसीक्यू के रट्टा लगाने से नहीं ये सॉल्व होगा। चलिए, यहाँ तक समझ आ गया ना। फैलस, यूरोजेनिटल फोल और लेबियस स्क्रोटल स्वेलिंग। दोबारा पूछती हूँ मैं आपसे। फैलस ने फीमेल्स में बनाया क्लिटोरिस, मेल्स में बनाया पीनस। यूरोजेनिटल फोल्स ने फीमेल्स में बनाया लेबिया मिनोरा, और मेल्स में बनाया वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ पीनस। ठीक है। हाँ। और लेबियस स्क्रोटल स्वेलिंग ने फीमेल्स में क्या बनाया, फीमेल्स में क्या बनाया, लेबियस स्क्रोटल स्वेलिंग ने लेबिया मेजोरा, और मेल्स में स्क्रोटम। ठीक है, वेरी गुड। ये बहुत ये भी आएगा ही आएगा, इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। हाइपोस्पेडियस पूछे जाते हैं। अच्छा, हाइपोस्पेडियस में हमारे पास क्या होता है कि जो यूरेथ्रल फोल्स थे, ये जो फोल्स हैं, ये फोल्स सही से फ्यूज नहीं होते। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो यूरेथ्रल ऑरिफिस है वो गलत जगह पे होता है। यूरेथ्रल ऑरिफिस वेंट्रल सर्फेस ऑफ पीनस पर होता है। ठीक, कैसे खत्म होगा, हाँ, वेंट्रल सरफेस पर आ जाता है पेनिस की। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जिससे कॉर्डाई बन जाते हैं। और तो इसमें पूछा क्या जाता है, इसमें पूछते ये हैं कि हाइपोस्पेडियस में यूरेथ्रल ओरिफिस कहाँ होता है, डोर्सल सरफेस पे होता है, वेंट्रल सरफेस पे होता है, ये पूछते हैं। दूसरी बात जो पूछते हैं कि हाइपोस्पेडियस में किसका डिफेक्ट है, फैलस का डिफेक्ट है, यूरोजेनिटल फोल्स का डिफेक्ट है, या लेबियस स्क्रोटल स्वेलिंग का डिफेक्ट है। तो किसका डिफेक्ट है, यूरोजेनिटल फोर्स का डिफेक्ट है। तो एक तो पूछते हैं कि कहाँ पर यूरेथ्रल ओरिफिस गलत जगह पे ओपन हो रहा है ना, वेंट्रल पर ओपन हो रहा है। दूसरा फोल्स का डिफेक्ट है, यूरोजेनिटल फोल्स का जो है वो डिफेक्ट है। फिर आगे आता है एपिस्पेडियस। एपिस्पेडियस पे क्या होता है कि यहाँ वहां वेंट्रल सरफेस पे था, यहाँ डोर्सल सरफेस पे हो जाता है। ठीक है। और इसमें वो ये तो पता है, ठीक है, कि डोर्सल सरफेस एक में वेंट्रल पर खुल रहा है ओरिफिस, दोनों में गलत जगह पे ही खुल रहा है। ना वेंट्रल पर होता है, ना इसका डोर्सल पर होता है। ठीक है, टर्मिनल पोर्शन पर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ओरिफिस डोर्सल पे ओपन हो रहा है एपिस्पेडियस में। हाइपो में क्या था, वेंट्रल पर ओपन हो रहा था। और साथ में क्या हो रहा है, मेन जो पूछते हैं वो है कि इसके साथ क्या चीज एसोसिएटेड है, इसके साथ एक्जिस्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर एसोसिएटेड है। ठीक है। आई रिपीट, एपी ई, एक्जिस्ट्रोफी ई, एपिस्पेडियस के साथ एक्जिस्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर एसोसिएटेड। ये प्लीज नोट कर लें, ये बार बार पूछा हुआ है। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक बात। हेलो। ठीक है। अब मुझे बताएं, हाइपोस्पेडियस में ऑरिफिस कहाँ पर था।